फेस टू फेस में आपका स्वागत है और आज हम मिलेंगे कामगार नेता विजय कांबले जी से। असल में विजय कांबले जी हमेशा से जाने जाते हैं कि आम आदमी के हक के लिए लड़ने वाला नेता करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एनसीपी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। जानेंगे सारी बातें उन्हीं से। नमस्कार। जिस तरह से आपको देखा जाता है, आपका नाम लिया जाता है कि आम कामगारों के लड़ने वाला नेता, उसके साथ ये भी जाना जाता है कि आप पवार साहब के बहुत ही नज़दीक के थे। क्या वजह हुई कि आपको एनसीपी छोड़ना पड़ा? देखिए, किसके साथ जाना, किसको छोड़ना, ये बड़ी दुख भरी बात होती है हमेशा। शरद पवार जी के साथ में हम तो हमारी कम से कम आधी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी हमने। 40-50 साल के साथ उनके साथ रहे, काम करते रहे। वो कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में रहे। उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। कौन से मुद्दे पे कांग्रेस छोड़ी उन्होंने? प्रदेश के मुद्दे के ऊपर, स्वाभिमान के मुद्दे के ऊपर। फिर भी हमने हमारे जज्बात को समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे नेता है, कहते हैं कि चलो अभी कांग्रेस छोड़कर जहाँ पर उनका सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है तो अलग पार्टी बना रहे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने का प्रयास किया उसने। तो जब भी 5-6 आदमी उनके साथ जो थे, उनमें से मैं एक था, नई पार्टी बनाने के सिलसिले में उनके साथ रहा, उनके साथ विचार विमर्श हमने किया था। लेकिन देखा 14 साल हो गए उनके साथ रहे, पार्टी बढ़ाई, घर घर में गए, महाराष्ट्र में सब जगह गए। लेकिन आम तौर पर जो बातें होनी चाहिए थी हमारे समाज के लिए, मजदूरों के लिए, वो बातें तो नहीं हो रही है। जिनके पास है उनको दबा के देते रहे वो, और इतना देते रहे कि उनके 17 कुर्सियाँ पीढ़ी बैठ के खा सकती है, इस प्रकार से उनको देते गए। और जो अमीर है उसको अमीर बनाते गए। लेकिन जो गरीब है, जो हमारी कौम है, जो आदिवासी है, जो दलित है, बिछड़ी जाति के लोग है, 70% समाज जो बिछड़ा हुआ है, जो सत्ता से वंचित है, पैसे से वंचित है, असमतोल है, ऐसे लोगों के पास ध्यान देने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं। एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हिंदू मिल है बम्बई शहर के अंदर, बड़ी मिल थी, वस्त्रोद्योग मंत्रालय के सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल थी। हमने मांग की कि बाबा साहब का चैत्य भूमि बाजू में है, वो जगह हमको मिले ताकि हम एक बड़ा राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। 14 साल हमने झगड़ा उठाया, आंदोलन किया, सब कुछ किया। आखिर में पंतप्रधान पास चले गए, उनके साथ मीटिंग करवाई, आंदोलन किया, ऑपोजिशन किया, और सब ये बात उनको मालूम थी कि उनके पार्टी का एक उपाध्यक्ष है, इस तरह से लोगों के साथ जुड़ा है, लोगों के साथ जा रहे हैं और इस आंदोलन में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा मालूम होने के बावजूद भी जिस पार्टी का उपाध्यक्ष था, उनको हमको एक बार पूछ के भी नहीं बताया कि विजय राव आप क्या कर रहे हैं, अगर है आज हम आपके साथ में हैं। ये बोलने की भी तस्दीक हमारे पवार साहब ने ली नहीं। इसका मतलब क्या होता है, उनके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। और इस प्रकार से हमने सोचा। दूसरी तरफ देखो तो जो हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे दलित लोग हैं, उसके लिए क्या किया इन्होंने? एक बार सिर्फ मौका आया था, मराठवाड़ा विद्यापीठ को नाम दिया, उसके बाद में क्या हुआ है? हमारे जैसे लोग सत्ता से बाहर पड़े, और उनके लोग जो पैसे वाले लोग हैं, वो कौन है? पवार साहब ने उनको पैदा किया है, पवार साहब ने उनको ताकत दी। आज देखिए पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट उनके पास है, शैक्षणिक सारी संस्थाएं उनके पास है, शुगर फैक्ट्री उनके आदमी के पास है, दूध का मामला उनके पास है। ये सारी चीजें जो आर्थिक नर्व्स कहते हैं उसको सारे हाथ में अपने अपने रख के कारोबार करते रहे। और खास तौर पर जो सरकार हमारी, जो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से हमारे बच्चों लोगों को लोन मिलता है, कुछ उद्योग डाले, मागास वर्गीय के नाम से कुछ मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शरद पवार जी के खुद के आदमी, उनके मंत्री मागास वर्गीय के नाम से जगह लेके मागास वर्गीय का अध्यक्ष रहेगा, लेकिन पूरा अंदर का माल खाना, पूरा अंदर का सब करना उनके मंत्री करते हैं।
और हर जगह इस प्रकार से वातावरण निर्माण करके रखा उसने, नाम हमारा, पैसा खाने वाले लोग उधर, इस प्रकार से चलता रहा। बहुत हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बदल नहीं पाया, खुद को समझ नहीं पाया। आप सामाजिक समता मंच भी चलाते हैं, गांव-गांव तक ये संगठन लेकर गए आप। क्या पूरे महाराष्ट्र में आपके संगठन की वजह से एनसीपी को फायदा हुआ, फिर भी उन्होंने इसकी तरफ अनदेखा किया आपके आंदोलन को? उनके लोग थे, जैसे आर पाटिल है, अजीत दादा है, वो बोले जब पत्रकार उनको सवाल पूछते थे कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आपके विजय कामले जी कर रहे हैं, आप क्या करें, तो बड़े सीना तान कर कहते हैं कि विजय कामले जी ने किया है और इंदू मिल का मामला उन्होंने हाथ में लिया है, बाबा साहब का स्मारक यहाँ पर होगा तो क्रेडिट पूरा उनका है। ये सिर्फ बताने के, लेकिन नेता के तरफ से जो हम चाहते थे कि हमारे नेता जिनके पास हम जान लगा के काम करते थे, हम रात नहीं देखी दिन नहीं देखी काम करते रहे, ऐसे जो नेता जिनके कंधे पर विश्वास से हम हमारी मान रखी थी, वो ऐसे नेताओं को समझ आए। उन्होंने कभी एक बात से भी कतई एक उसका इस्तेमाल नहीं किया हमारे बारे में, और कभी उनको शाबाशी हमको नहीं दी। लेकिन हमेशा तो ये कहा जाता है कि शरद पवार मतलब प्रोग्रेसिव नेता, शरद पवार मतलब दलितों के हितों की बात करने वाला नेता। आप इतने साल उनके साथ है, क्या सही चेहरा ये है या कुछ अलग चेहरा है? देखिए, खाली बोलने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, इनका नाम खाली उनके मत लेने के लिए, हमारे दलितों को मत लेने के लिए, नाम लेने का, उनके कई आदमी 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को हमारी चैत्य भूमि पे आते सिर्फ बताने के लिए, अंदर से वो हमारे बिल्कुल नहीं है। ये बाहर के लोगों को हम आज तक, हमारी जो पार्टी में मैं शरीक हुआ, वो पार्टी को हम सांप्रदायिक पार्टी करके समझते थे, लेकिन अच्छे सांप्रदायिक ये लोग हैं, इन्होंने सिस्टमेटिकली शिस्तबद्ध पद्धति से हम लोगों को बाहर रखने का काम किया है। भूखे नंगे बना के हमको रखा इन लोगों ने, क्योंकि इनको हमारा इस्तेमाल करने का जो मालूम था, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जो आप देहात में जाइए, वहाँ पर देखिए क्या है, हमारे खुद के ज़मीन उन्होंने हड़प करके रखी है, गायरान ज़मीन जिसको कहते हैं, आदिवासी लोगों की भी ज़मीनें इसे हड़प करके सब जगह अपना अपना माहौल खड़ा किया है, और बताने के लिए शाहू महाराज फुले अम्बेडकर का नाम लेने का, लेकिन उनके जनता को कभी दिल से उन्होंने चाहा, न कभी सत्ता की तरफ आने का काम किया उन्होंने। तो क्या जिस तरह से एनसीपी के हमेशा मराठों की पार्टी कही जाती है, आपका अनुभव पार्टी में रहने के बावजूद यही था कि मराठों का हित देखने वाली ये पार्टी रही? देखिए, अगर आप सारे मिसाल और आज तक 14 साल जो पार्टी बनाई, जब भी सब देखेंगे तो आपके सारे लोगों को ध्यान में आए, बिल्ली जब दूध पीते तो आग बंद करती है, उनको लगता है कोई देखता नहीं, लेकिन पवार साहब ने कितनी भी आग बंद करने दो, सब लोग अभी जान चुके हैं कि हमने जिनको बड़ा किया वो हमारे तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जातिवादी वो लोग हैं, अगर उनको जातिवाद, अगर उनके दिमाग में हमारे लिए कुछ हमदर्दी होती तो शायद 2-3 बार हमको वचन दिया था कि हम राज्यसभा में लेंगे, हम आपको विधानसभा में लेंगे। अरे काय के लिए चाहिए थे मेरे को राज्यसभा विधानसभा? मेरे गरीब किसान है, मेरे गरीब, मेरे जमात के लोग हैं, ऐसे लोगों की समस्या वहाँ पर रखने के लिए मैं उनके पास कुछ मांग रहा था, लेकिन वो भी उनके पास देने के लिए नहीं। और जिनको दिया वो आपको देखिए, एक एक आदमी को देखिए किस प्रकार से उन्होंने ऊपर बढ़ाया, किसको एमएलसी बनाया, किसको खासदार बनाया, जिनका कोई जनते से सा कोई ताल्लुकात नहीं, ऐसे लोगों को किया। और हमारे जैसे लोगों में रहने वाले लोगों का दर्द दुख उनके सामने रखने वाले लोगों को उसने हमेशा बाजू में रखा। इसका कहने का मतलब क्या है? ये सीधी सीधी बात है कि शरद पवार खुद जातिवादी है, मराठा लोगों का ही भला देखते हैं, हम लोगों का भला देखते नहीं है, और इसकी वजह से हमको कई निर्णय लेने पड़े। लेकिन जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि इंदू मिल की ज़मीन उन्होंने बाबा साहब के स्मारक के लिए दी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमने इनिशिएट लिया आपके आंदोलन के कारण, ऐसा पार्टी जब चुनाव को सामने जा रही तब बता रहे। देखिए, भले उन्होंने कितनी भी टिमकी मारने की कोशिश करने दो, सारी महाराष्ट्र की हमारी जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह जानती है किसके दिमाग में पहली बात आई और क्यों हमने किया। ये राष्ट्रीय स्मारक बनाने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य था। अभी आप 6 दिसंबर को आप जाइए,
हमारे भाई बहन सब लोग कैसे किस किस प्रकार से रास्ते पे रहते, कैसा खाना खाते, भिखारियों जैसा रहते हैं। और बाबा साहब 1956 में चले जाने के बाद आज तक ये कारपोरेशन जो है वो सिर्फ पानी देती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रंग लगाते हैं और टेंट बना के सब लोग हमको खाली एक दिन के लिए फुर्सत करके देते हैं, बाकी उसके ऊपर कायम का इलाज करने के पास उनको कोई वक्त नहीं है। और ये हालत देखने के बाद हमने सोचा कि अगर ये राष्ट्रीय स्मारक बनेगा उसके अंदर सारी सुविधा हम बना के रखेंगे। लोग आते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग वहाँ पर आते, उनका रहने का खाने का प्रबंध हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो सोने का प्रबंध कर सकते हैं। महिलाएं आती, बेचारी गरीब महिला आती, उनको स्नान करने के लिए जगह होगी। तो इस प्रकार से जो हम एक सेक्शन वहाँ पर जो हमारा स्मारक बनेगा उस प्रकार एक सेक्शन हम बनाना चाहते थे। और ये सब करने के लिए हमने मांग की, और मांग इसलिए नहीं की कि खाली लोगों को मत पवार साहब की तरफ लेके जाएगा। हमारा एक काम था जो जिन्होंने खून का कतरा गिराए बगैर हमारे लोगों को धम्म बदल कर और हमारे लोगों को बुद्ध धर्म लेके आने का बड़ा काम, ऐतिहासिक काम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसको मिसाल दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। तो ऐसे महान पुरुष के लिए जब राष्ट्रीय स्मारक हम बनाना चाहते हैं तो खुले दिल से उन्होंने कहना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उसके बाद में अशोक चौहान और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान। इन लोगों ने थोड़ा सा हाथभार दिया, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमको कभी किसी प्रकार की साथ नहीं दी। जब वक्त आता था, कुछ बात निकलती थी, जब ये खाली बोलते थे कि हाँ ये हमारा काम हमें विजय कामले जी ने किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? मैं इनको जातिवादी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? लेकिन दिल्ली में बहुत ही रुतबा था, पवार साहब के शब्द को बहुत ही इम्पोर्टेंस था यूपीए के गवर्नमेंट में। ऐसे में अपनी ताकत हिंदू मिल के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। कितनी उसने हमको कुछ मदद नहीं की। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक चेहरा नहीं है, ये ऐसा सरकार है और ये सरकार ही दलितों के हित के लिए योजनाएं बना सका है, बाकी लोग ये नहीं बना पाएंगे। तो क्या जो योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी दलितों के हितों को लेकर, वो सही में लोगों तक पहुंचाई गई है या सिर्फ उसका दिखावा है? उनको अच्छी तरह से पता था। एक बार हमने मांग की थी कि मागास वर्गीय जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े जात के लोग हैं, उनके लिए एक हम इंडस्ट्रियल औद्योगिक वसाहत बनाएंगे। हाँ, उसके लिए आप शासन को, जहाँ पर ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रिय अजीत दादा पवार थे, उनके साथ गए तो उन्होंने सिर्फ उन्होंने ना बोल दिया सीधा, हमारे पास नहीं हो सकता है करके। तो ये जो काम है सिर्फ बताने के लिए, अंदर से उनका अगर उनका जज्बा, उसका जज्बा आप टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। नाम के लिए सिर्फ करते और सिर्फ लोगों को वोट इस्तेमाल करने के लिए आज तक किया, लेकिन उनकी ये जो मकलसी लोगों के सामने लाने का काम हम करेंगे। खरे जातिवादी ये लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ हमारे दलितों का इस्तेमाल किया, ये सारे लोगों को हम समझाएंगे। और करप्ट लोग हैं ये। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग करप्शन में अटके हुए हैं। इतना ही नहीं कि बल्कि सारे लोग कहते कि हमारे बंबई शहर के अंदर जो बिल्डर्स है उनके पास भी पैसा किसका है, तो ये राष्ट्रवादी के नेताओं का पैसा है। अभी कहाँ भी विभाग देखो, एक विभाग जैसा पूना है, लोग कहते हैं पूना है, बारामती है, ये सारा पवार साहब और उनके जो है अजीत पवार उनका है। आप थोड़ा आगे जाओ, अभी इधर रायगढ़ में आओ तो वहाँ पर हमारे सुनील तटकरे जी ने प्रस्ताव बना के रखा है। उनके हर एक आदमी ने अपना एम्पायर बना के रखा है। तो एम्पायर बनाने के कोशिश में कहाँ हमारे तरफ ध्यान जाएगा उनका? और जिन्होंने सांप्रदायिक पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ सब देख रहे थे, लेकिन आजकल उन्होंने अपना चेहरा बदल दिया है। उनका जो अंदर की सारी बातें, जो उनका जो प्रिंसिपल था, पूरा बदल दिया। जिस तरह से भाजपा ने आपने प्रवेश किया है, महाराष्ट्र एक अलग राजनीतिक माहौल वाला स्टेट है, जहां बीजेपी को हमेशा सांप्रदायिक पार्टी के रूप में देखा गया है और इसी वजह से हमेशा बीजेपी को दूर रखने के लिए सांप्रदायिकता का भूत एनसीपी कांग्रेस ने हमेशा खड़ा किया। इस बार भी सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने की बात कांग्रेस एनसीपी की तरफ से हो रही। क्या सही में सांप्रदायिक बीजेपी जो थी वो आज वो पूरी बिल्कुल बदली है?
सांप्रदायिक का एक शिकार तो पहला यहाँ सामने बैठा हूँ। अगर पवार साहब के सांप्रदायिक ख्याल नहीं होते तो शायद आज मेरे को आमदार बना के उधर विधानसभा में बैठा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ऐसे आदमी कि मेरे समाज के आदमी बिठाए, वो कभी बात भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर बोले चुप तो बैठेगा, उठ तो उठेगा। इस प्रकार के आदमी को उन्होंने करके रखा है। मतलब क्या है? मैं चाहता था मेरे खुद के लिए नहीं, मैं चाहता था मेरे कौम के लिए, मेरे बिछड़े हुए समाज के लिए मैं कुछ चाहता था उनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो कौन है सांप्रदायिक? जातिवादी करके हम ही वही कहते भाजपा वाले जातिवादी तो आप है। आपने सब कुछ माहौल खड़ा किया है। ये सारे महाराष्ट्र के अंदर आपने जो किया है वह हमारी जनता कभी नहीं भूल सकती है। गलती से आप उनके साथ में रहे होगे लोग, लेकिन उनका असली चेहरा क्या है वो लोगों के सामने लाने का काम हम जरूर करने वाले हैं। और हमको करना एक कर्तव्य प्राप्त है हमारे पास कि इस प्रकार से हम जाके लोगों के साथ बात करा के उनका असली चेहरा जनता के सामने लेके आएंगे। आपको हमेशा जाना जाता है कि एक आक्रामक कामगार लीडर के रूप में आपको देखा है लोगों ने। आंदोलन हो या कामगारों के हितों की बात हो, आप हमेशा आगे होते हैं। घर में बैठ के ट्रेड यूनियन चलाने वालों में से आप नहीं है। क्या आपका अनुभव रहा कि शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे या केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने कामगारों के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया है? उनके साथ रहा, उनके साथ काम करता रहा, लेकिन एक गाड़ी की, एक पैसे की मदद मेरे कामगार क्षेत्र में उनकी कभी हुई नहीं। उल्टा मेरा नुकसान किया उन्होंने। जब एक ऐतिहासिक हमारा लड़ा हो गया रेमंड उलम मिल के ऊपर, मैं खुद गया कि 100% लोग मेरे पास आए हैं। उन्होंने विजयपत सिंघवाने जो मालिक थे उनको भी उस वक्त दिल्ली में बुलवाया, लेकिन विजयपत सिंघानिया ने उनकी बात नहीं मानी और मेरे को वहाँ पर शिकस्त लेनी पड़ी। और आज क्या हो गया, मेरे को निकलना पड़ा, लेकिन वहाँ पर के 7-8 हजार मजदूर जो काम करते थे रास्ते पे फेंके गए। और जिस आदमी का यूनियन था वहाँ पर, उसने पैसा लाट के चला गया। एक वो बात हो गई। ये गोदरेज कंपनी का झगड़ा जोर से शुरू हो गया। हमारे कम से कम 5,000 लड़के, नौजवान बच्चे, उनको मालिक ने बाहर करके रखा, आंदोलन किया। मैं 8 दिन जेल में रहा। क्या पवार साहब को मालूम है था? और मेरे साथ 1000 वर्कर को भी अंदर जेल में डाला गया। ये महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य नहीं? क्यों था सरकार के अंदर? ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग बैठे थे। हमारे विलासराव देशमुख स्वर्गवासी वो थे वहां पर बैठे हुए, और यही मंत्री, यही सब लोग थे। भुजबल साहब जो गृह मंत्री थे। लेकिन फिर भी मेरे को अंदर जाना पड़ा। मैंने गए 50 साल से ये कामगार आंदोलन में काम करता हूँ। मजदूर आंदोलन का काम करते समय मैंने राजनीति में किसी की भी मेरे को मदद नहीं हुई। अगर शायद आज मेरे को मदद होती तो ये हादसे नहीं होते थे। ये सिप्स करके कंपनी है, वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है। वहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर मैंने इतना 20-25 साल पहले झगड़ा उठाया। लड़कियाँ काम करती थी 5-10 हजार, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने झगड़ा उठाया, लेकिन फिर वहाँ पर ताल्लुकात आ गए। वसंत दादा पाटिल वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा अरे भाई ऐसा बड़े बड़े लोगों का ये है, आप उसके अंदर ध्यान मत दे दो। मैं ये साफ दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मजदूर आंदोलन में हमारी सरकार की, या खास तौर पर जो शरद पवार खुद को मसीहा समझते हैं, हमारे खुद समझते हैं कि हमारे दलितों के मसीहा, लेकिन उन्होंने कतई मदद नहीं की, हमको कभी मदद नहीं की। लेकिन जिस तरह से एनसीपी के पास होम डिपार्टमेंट था, होम डिपार्टमेंट कुछ चाहे तो बहुत सारी मदद कर सकता था, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने भी कभी मदद नहीं की आपके आंदोलन को। देखिए, अभी मदद तो करने का विषय छोड़ो, मेरे ऊपर कम से कम 15 से 20 केसेस थे। ये केस, वो केस, वो केस, वो केस, बहुत सारे केसेस थे। लेकिन आखिर हमने क्या किया? फिर आर पाटिल हमारे सांगली के, उधर के तासगांव के हैं, मैं भी उधर के गांव का हूँ, तो चला गया। अरे बोला आर पाटिल साहब मेरे ऊपर ही झूठी इल्ज़ाम लगाया है, आप कुछ देखो। नहीं ना, ऐसा कैसा मैं देखता हूँ। और देखता साल गया, 2 साल गए, 3 साल गए, 4, मेरे को कोर्ट का नोटिस आया। मैं क्या करूँ? फिर कोर्ट में चला गया, दावा चला, और सारे के सारे केसेस मैंने छुड़वा के लिए और निर्दोष प्राप्त खुद हो गया। मैं सरकार की मदद से नहीं, मैं अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर बाहर आ गया। क्यों? कि मजदूर आंदोलन में काम करते वक्त ऐसी शिकायतें हमारे खिलाफ होती है, ऐसे इल्ज़ाम हमारे ऊपर रखते हैं, ये मालूम होने के बावजूद उनकी मदद हमको कभी नहीं हुई।
ना गृह मंत्रालय से हुई, ना हमारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हमारे पवार साहब, उनके साथ भी कभी मदद नहीं हुई। कामगारों के लिए मुंबई शहर में सस्ते मकान देने की बात भी ये सरकार कर रही है। आप बहुत अलग अलग प्रोसेस में थे, क्या सही में इस पर सरकार सीरियस थी? अगर सीरियस थी तो इतना अब तक मकान कामगारों को क्यों नहीं मिले हैं? देखिए, अगर ये करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी दानत करने की नहीं है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस वाला चाहता है कि भाई कुछ उनको घर देवे, तो कांग्रेस वाला उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी टांग अड़ाएगा। इस प्रकार से दोनों के झगड़े के अंदर। और तीसरा, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, वो बड़ा होने की वजह से गरीबों के तरफ, मजदूरों के तरफ और श्रमिकों के तरफ देखने के लिए उनको बिल्कुल वक्त नहीं है। हम मजदूर है, हमारी ज़मीनें चली गई, मैं मिल में काम करता था, क्यों मेरा अधिकार नहीं वो ज़मीन के ऊपर? जो ज़मीन जो मिल मालिक ने कभी 40-50 साल, 80-90 साल पहले 4 आने भाव से ली थी, और उसका जो अब जो करोड़ रुपया कमाता है, हाँ, तो उसका काम है कि उसके ऊपर कुछ सीलिंग लावे, उसके ऊपर कुछ ये करे और रिजर्व करे उसका कुछ हिस्सा मजदूरों के लिए, लेकिन वो करने की इच्छा उनके पास नहीं है। मजदूरों के लिए काम करने के लिए ये पार्टी, दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों अच्छी तरह से फेल हो गए। वो करना चाहते नहीं और उनके करने की उनकी भावना भी नहीं है। अब विधानसभा के चुनाव सामने हैं, आपने भाजपा में प्रवेश किया है, क्या खुद चुनाव लड़ेंगे? जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के हमारे, उनके साथ मेरी लगातार 2-4 दिन बातचीत हो गई। मैंने उनको कहा कि देखिए, आमतौर पर आदमी लोग चले आते हैं कुछ मांगने के लिए, मैं कुछ आपके पास मांगूंगा नहीं, लेकिन जो असली नकली, जो झूठा चेहरा है लोगों का, जो उल्लू बनाने का काम इन्होंने किया है लोगों को, मैं जाऊंगा उस तरफ। और हमारे सारी, सिर्फ हमारी बौद्ध कम्युनिटी नहीं, जितने भी बिछड़े समाज के लोग हैं हमारे पास, इतने जमात के लोग हैं, बौद्ध ने, उसके अंदर हमारे कुश्ती है, रामोशी है, हमारे और भी कम्युनिटी के चमार है, शर्मकार, इतने सारे जो आदिवासी, ऐसे सारे लोग जो कम से कम बड़ी तादाद में इस महाराष्ट्र में हैं, उनके लिए आप कुछ काम करो। सही मायने से आज भाजपा को जरूरत है ये निचले वर्ग को, लोगों की। और ये निचला वर्ग जो है वो कम तादाद में नहीं है, वो 70% है सारे देश में, और 70% हमारे महाराष्ट्र में भी है। ये ऐसे लोगों को अगर हम उठा के एक क्षेत्र में उनके सामने लेके आए, निश्चित रूप से जो धोरण मोदी साहब ने स्वीकारा है, जो आत्मसात उन्होंने धोरण किया, वो धोरण को देखते हुए निश्चित रूप से हमारे लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और वही मांग एक ही मेरे को, और लोग जाके कुछ मांगते हैं, मैं खुद को नहीं, जो करना है मेरे कम्युनिटी के साथ करो, जो भी करना है हमारे कम्युनिटी करो। जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सालों साल हमको से बाहर रखा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे हमारे बिछड़े लोगों के लिए जिस ये काम करने का मौका हम भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और निश्चित रूप से यहाँ पर क्रांति वो बनाएंगे। जिस ढंग से पंतप्रधान मोदी साहब चल रहे हैं, जिस ढंग से उनका जो पहला चेहरा वो बदलने का काम कर रहे हैं। अभी कल फिलहाल उन्होंने बात की कि देश के मुसलमान एक कट्टर राष्ट्र में मानते हैं। इस प्रकार का पहला पंतप्रधान है कि इस प्रकार की बातें करे। खाली मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हमारे देश में होता है, खाली उनके मतों का इस्तेमाल करने का काम हमारे लोगों ने किया है, उनके तरफ किया। जैसे हमारी हालत है वैसे ही हमारे मुस्लिम बांधव, उनकी हालत हमारे महाराष्ट्र में है। खाली नाम के लिए उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके मत लेने के, लेकिन जब असलियत में उनके लिए काम करने का जब मौका आता है तो कुछ काम नहीं करने का। इस प्रकार का वातावरण इन लोगों को निर्माण किया था, वो वातावरण हमको बदलने का काम किया है। और हम उम्मीद रखते हैं अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी अभी की जो यहाँ की जो सेटअप है, जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो समझदार है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और एक प्रकार से जो तत्व प्लानानी उन्होंने जो नक्की किए, उससे हमको बड़ा विश्वास मिलता है कि वो निश्चित रूप से हमारे समाज को, बिछड़े समाज को, उनके समस्या हल करने के लिए कुछ काम करेंगे। तो एनसीपी के नेताओं के भ्रष्टाचार लोगों को सामने उजागर करेंगे इस चुनाव प्रचार में आप? निश्चित रूप से। और यहाँ पर किसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, जो बातें हैं, जो स्पष्ट बातें हैं, लोगों के सामने लेके आएंगे।
वो बातें लाने के लिए तो हम सामने चले जाएंगे। ये जो जो उन्होंने करना चाहिए था नहीं किया, और जो नहीं करने का वो उन्होंने किया है। और किस अभी तो आपको सिंचन घोटाला, इसके बारे में पानी पानी करके जो लोग ये करते हैं, वहाँ पर क्या हो गया महाराष्ट्र के अंदर। पुरोगामी महाराष्ट्र का हम सपना देखते हैं। वो यशवंतराव चौहान थे जिन्होंने कभी नहीं देखा, सिर्फ देखते थे कि मेरे लोगों का कैसा भला हो। ऐसे ये महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र जो पुण्य भूमि है, वो महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ देने का काम अगर किया है, तो ये जो सत्ता में बैठे हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो लोगों के सामना बहुत जरूरी है और हम करते रहेंगे। इसका मतलब आने वाले दिनों में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ एनसीपी कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ने के लिए पूरी ताकत से चुनाव में उतरेंगे। सिर्फ सत्ता से बाहर नहीं करना, जिन्होंने अगणित पैसा जमा किया, ये झूठा काम किया है, लोगों को डुबा के काम किया है, ये सारा उनका जो प्रकरण है वो बाहर लाने के लिए हम आगे चलकर आंदोलन भी छेड़ेंगे। और हमारे जो भी हमारे भाजपा की सत्ता आती है, शिवसेना भाजपा की सत्ता आएंगे, तो हमको उनको रिक्वेस्ट कहेंगे इन लोगों को सजा होनी चाहिए। नहीं तो आए कोई भी इस प्रकार से लूट लगाएगा, उनको सजा अवश्य होनी चाहिए। जब हम जिम्मेदारी के साथ मंत्रिमंडल में जाते हैं तो जिम्मेदारी से काम करेंगे और एक सामाजिक दृष्टिकोण जो रखना है वो रखेंगे। इस प्रकार का काम करने के लिए हम उनके ऊपर दबाव लाएंगे, उनके लिए करना पड़ेगा। और लोगों को, हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ न कुछ आसरा मिलेगा, इस प्रकार की भावना हमने रखी है हमेशा। और ये उम्मीद हम हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कांबले साहब, जो कामगार नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस चुनाव में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। उसके साथ ही सत्ता का शिवसेना भाजपा के आने के बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया है, उनको जेल में डालने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तो भी वो रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक